नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली के दंगल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आम से लेकर खास आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखी गई हैं। 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा से लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा भी कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में इसकी बानगी भी नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले देवी देवताओं के सामने मंदिरों में जाकर के जो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर परवेश वर्मा को देख पा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता के साथ रमेश बिधूड़ी भी भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और उसके बाद वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। और सतीश उपाध्याय के साथ और उसके बाद आप मनीष सिसोदिया को भी देख पा रहे हैं। तो दिल्ली के चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। धरातल पर इस वक्त कांटे की टक्कर देखी जा रही है। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता धरातल पर उतरकर लगातार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए थे और इस दौरान बीजेपी पर कटाक्ष उन्होंने किया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए थे। इन सब के बीच किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसकी जिम्मेदारी इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों पर है और वो चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अलका लांबा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वीरेंद्र सचदेवा भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और जो स्याही लगी उंगली होती है वो दिखाते हुए नजर आए और इस दौरान उनके चेहरे पर एक मुस्कान जो थी वो बिखरी हुई थी। बीजेपी पूरे जोश में है और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी थी और उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार भी किए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुई और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली को कैमरे पर मीडिया के सामने दिखाया। तो इस दौरान दिल्ली में जो दंगल है वो तेज हो चला है और नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद। जो पार्टियों की सर कंप्लेंट आपको मिली है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी एक रिलीज हमने किया था। एक तो सी विजिल बहुत इफेक्टिव है। पूरे पॉपुलेशन ने, नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने सी विजिल का पूरा इस्तेमाल किया है। एक तो ये है, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल होता है। आपने शिकायत इतने मिनट पर की, इतने मिनट पर वहां टीम गई एफएसटी की और उसके बाद में इतना उस पर एक्शन हुआ जो रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका निस्तारण, जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी लॉ है उनके आधार पे सबका किया गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और 8 तारीख के लिए सर क्या तैयारी है काउंटिंग? सब तैयारी है पूरी। अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए और सबसे पुनः अपील है कि जरूर जरूर वोट देने हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आम से लेकर के खास इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको सुनवा रहे हैं। तो अलका लांबा को देख पा रहे हैं आप और इस दौरान तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज हैं वो अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों से निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और दिल्ली के विकास में अपना योगदान दीजिए। दिल्ली विकास के पथ पर लगातार अग्रसर होती रहे, इसमें अपना भी भागीदारी निभाइए। 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो तय करिए जाकर के। तो आज जो
699 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस वक्त धरातल पर उतरे हुए हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज दिल्ली की जनता करने वाली है और ये ईवीएम में इनकी किस्मत जो है कैद हो जाएगी और उसके बाद देखना ये बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस बार जो है दिल्ली की जनता पर राज कौन करेगा। आज महाकुंभ का 24वां दिन है। अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में आज स्नान का खास संयोग भी है। सबसे बड़ी बात, आज पीएम मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं जो माघ महीने की अष्टमी यानी कि आज त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वो सुबह तकरीबन 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और फिर अरैल घाट से बोट के जरिए संगम पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। स्नान के बाद पीएम मोदी संगम तट पर पूजा और मां गंगा की आरती भी करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। महाकुंभ पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी को शुरू होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम। इस महाकुंभ में दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। 77 देशों के राजनयिकों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी तक जारी रहेगा। तो पवित्र संगम में पीएम मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। आज का दिन खास क्यों है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ में पीएम मोदी ने आज के ही दिन को क्यों चुना, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले आज का दिन दरअसल बेहद ही खास है। आज माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। अष्टमी धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ मानी जाती है। अष्टमी को तप, ध्यान और साधना का विशेष महत्व दिया गया। आज का दिन भीमाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि आज का दिन बेहद ही खास है और यही वजह रही है कि पीएम मोदी ने संगम नगरी में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए आज का दिन चुना है। 10:05 के आसपास पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे और उनका आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। 10:10 पर एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड जाएंगे और सुबह 10:45 पर पीएम मोदी अरैल घाट पहुंचेंगे। 10:50 पर पीएम मोदी महाकुंभ जाएंगे स्नान करने के लिए और लगभग बताया जा रहा है कि 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में स्नान करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। आरती भी करेंगे, मां गंगा का पूजन करते हुए नजर आएंगे और लगभग 11:45 पर पीएम मोदी अरैल घाट पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज से पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो आज का दिन संगम नगरी के लिए बेहद ही खास है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। स्नान करेंगे पीएम मोदी और इस दौरान वो मां गंगा की आरती करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। संगम नगरी में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनके साथ सूबे के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और पूजन अर्चन में अपनी भागीदारी उनके साथ वो निभाते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में आयोजित महापर्व महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज जा रहे हैं। पीएम मोदी माघ महीने की अष्टमी तिथि पर संगम में डुबकी लगाकर देशवासियों की कल्याण की कामना करेंगे। वो गंगा तट पर पूजन अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक 1.25 घंटे का पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम होगा। बता दें कि पीएम मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सुबह 10:50 पर पीएम अरैल घाट के निषाद राज क्रूज के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे।
संगम पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन को देखेंगे। पीएम मोदी का नेत्र कुंभ भी जाने का कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 फरवरी को एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 10:05 पर बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीपीएस हेलीपैड अरैल आएंगे और वहां से निषाद क्रूज के जरिए वो संगम तट पर आएंगे, जहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और गंगा पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री उसके बाद निषाद राज क्रूज के जरिए ही वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि 11 बजे से 11:30 बजे का जो उनका कार्यक्रम है वह समय आरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी वीआईपी घाट से एक बार फिर से निषाद राज क्रूज के जरिए ही अरैल जाएंगे और अरैल से हेलीकॉप्टर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से 12:30 बजे के करीब वह सेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के अगुवाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ में पवित्र स्नान, पूजा अर्चना के अलावा पीएम मोदी अखाड़ों, आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा और खाक चौक के प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इनके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनकी पूरी कैबिनेट और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के पहले 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर गंगा की आरती और पूजा का इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इससे पहले पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर मां गंगा की आरती की, पूजन अर्चन किया और इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की कामना की थी। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और इस दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता कर्मचारियों के पांव पखारकर सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था और वो तस्वीरें जो थी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई थी, जब पीएम मोदी जो वहां पर कर्मचारी थे स्वच्छता के, उनका पैर धोते हुए नजर आए थे और इस दौरान उनका नमन किया गया था पीएम मोदी के जरिए और तस्वीरें जो थी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जब कुंभ में स्नान करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे 2019 फरवरी में, और दूसरी तरफ सफल आयोजन की कामना जो है पीएम मोदी की तरफ से की गई थी। 13 दिसंबर 2024 को महाकुंभ को लेकर के पूजन अर्चन किया गया था उनकी तरफ से और आज महाकुंभ में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसे लेकर न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने पीएम मोदी की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ आ रहे हैं और इस तरीके की सूचना भी है बुधवार यानी कि 5 फरवरी। अच्छी बात है, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत धार्मिक है ही, हमारे बहुत धार्मिक है, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, गंगा के प्रति। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो काशी विश्वनाथ का यह दृश्य नहीं होता। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज राम जन्मभूमि हम लोगों के सामने नहीं होता। आज अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ से मैं आता हूँ, आज केदारनाथ और बद्रीनाथ का दृश्य ऐसा नहीं होता। आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज उज्जैन महाकाल का यह दृश्य नहीं होता। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो विंध्याचल का यह दृश्य सामने नहीं आता। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कुंभ का यह जो भव्यता दिख रहा है आज, ये भव्यता नहीं दिखता। कुंभ तो आज से नहीं हो रहा है, कुंभ तो हजारों वर्षों से हो रहा है, हजारों वर्ष। लाख लोग लाखों की संख्या में बहुत मुश्किल से नहाते थे, लाखों की संख्या में बहुत मुश्किल से नहाते थे, अब करोड़ों तो बात बात में नहा लेते हैं। ये प्रयास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और या उसका जो उत्तरदायित्व निभाया वो योगी जी ने निभाया। इसका जो पूरा संरक्षण किया वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। इसलिए मेरा मानना है कि मैं कभी ऐसा बयान देता नहीं, मेरा भाव रहता है कि मैं धार्मिक बयान दूं, लेकिन मैं कई दिनों से सुन रहा हूं सरकार के ऊपर आक्षेप आ रहे हैं। मुझे लगा आचार्य को बोलना चाहिए, आचार्य को बोलना चाहिए। और आचार्य के करोड़ों
अनुयायी होते हैं दुनिया में। एक दूसरा, अखाड़े की परंपरा में आचार्य का अपना एक अधिकार होता है और अपना एक स्थान होता है। उस कारण मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा। आप यकीन मानिए कि ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुएं में टाइगर भी था, उसका शिकार जंगली सुअर भी, लेकिन दोनों ने सरेंडर कर दिया। शायद कुएं से यही आवाज आ रही होगी, कोई तो निकालो भाई। आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ऐसा समा ना होगा। शिकारी के साथ जिंदगी की तलाश, टाइगर की दहाड़, मदद की दरकार। जंगली सुअर को भी आस। कुएं के अंदर शिकारी, शिकार का सरेंडर। तो इसी कुएं से इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत कम ही ऐसी तस्वीर नजर आती है। इस सीन को देखकर आपको मूवी लाइफ ऑफ पाई भी याद आ सकती है, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है, लेकिन ये जंग उसके साथ लड़नी पड़ रही है जो शिकार करने को बेताब था, लेकिन अब सरेंडर की पोजीशन में है। सिवनी का कुरई सामान्य वन मंडल के पिपरिया हरदुली गांव। टाइगर शिकार की ओर लपका। इधर खुद की जान बचाने के लिए जंगली सुअर ने भी दौड़ लगाई, लेकिन जंगली सुअर के लिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। देखिए, न तो टाइगर के हाथ लगा शिकार और न ही जंगली सुअर टाइगर को मात दे पाया। दोनों एक ही कुएं में गिर गए। सही देख रहे हैं आप, कुएं में टाइगर भी और जंगली सुअर भी। शिकार सामने था, लेकिन यहां शिकार को छोड़िए, टाइगर को अपनी ही जान के लाले पड़ गए। लेकिन टाइगर थोड़ा स्मार्ट निकला, जिसे पता था डूबना नहीं है, तो लकड़े के लठ को पकड़ लिया। अब शातिर टाइगर को देखिए, बाहर निकलने के लिए कैसे कुएं में लगे इन हैंडल्स को पकड़ रहा है, लेकिन जंगली सुअर के पास लगता है कोई प्लान ही नहीं। टाइगर और जंगली सुअर का एक साथ कुएं में गिरना, उसके बाद तो गांव वालों का मजमा लग गया। रेस्क्यू टीम भी पहुंची। इस ऑपरेशन में कितनी दिक्कत हो रही होगी सोच सकते हैं आप। टाइगर की दहाड़ भी थी। अब खटिया डाली गई और उसी खटिया पर शिकारी और शिकार फिर दोनों साथ। रोंगटे खड़े कर देती है ये तस्वीर। पूरा जाल बिछा दिया गया था। खटिया ऊपर आई, लोगों की धड़कनें तेज हुई और फिर आवाज आई। करीब 2 घंटे बाद दहशत पर कसा शिकंजा। सिवनी में अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ संशोधन बिल पर उसके मौजूदा स्वरूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। वक्फ बोर्ड को कानून के मुताबिक ही आगे काम करना होगा। वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ में नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाना गलत है, लेकिन बिल में स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat.
You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाया तो इसका काउंटर करने वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सामने आए। उन्होंने ओवैसी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। देखिए, वो देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। अभी तक उसी की राजनीति वो करते थे। उनको लग रहा है कि सरकार एक बेहतर कानून लेकर के आई है तो अब निश्चित तौर से वक्त पे उनकी आगे की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो अब वक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम उसको सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब को। अब ये कहना तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो देश में अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर के भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने की जेपीसी के सामने जो है तर्कों और तथ्यों के बजाय जो है बहिष्कार बहादुरी की। अब पार्लियामेंट में भी जो है वो इनके तर्कश में कितने तर्कों के तीर हैं, वो उसके बजाय जो है वो देखिएगा बहिष्कार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा में सांसद ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार साफ किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली के दंगल में किस तरीके से सभी पार्टियां जुटी हुई हैं जोर आजमाइश करने के लिए। आज का दिन क्योंकि बेहद खास है और यही वजह है कि आज भी एड़ी चोटी का जोर जो है वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही हैं। 70 सीटों पर किसकी जीत होने वाली है, इसको लेकर के तस्वीरें आज जो हैं वो धीरे धीरे साफ होना आगामी दिनों में दिखाई देने लगेगा। किस तरीके से 70 सीटों पर किसकी जीत होगी। हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से चारों तरफ नंगा नाच हो रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट है। बाबरपुर की जनता से क्या कहेंगे? बाबरपुर के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, काम के लिए वोट करिए, अगले 5 साल ज्यादा काम होंगे। तो दिल्ली की जनता किसके सिर पर ताज जो है वो सजाने वाली है, किसकी किस्मत का फैसला करने वाली है, ये ईवीएम में आज जो है दिल्ली की जनता कैद कर देगी। दिल्ली में हर एक बूथ पर लंबी लंबी जो है कतारें देखी जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पोलिंग बूथों के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वहां पर कर रहे हैं जाकर के, और उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं वो राजनीतिक दिग्गज जो बूथों पर पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद मीडिया के सामने मुखातिब होकर के लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि घरों से निकल करके आप जाइए और अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के अपने वोट कास्ट करिए, जाकर के मताधिकार का इस्तेमाल करिए, जाकर के आपका जो भी पसंदीदा जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट करिए, जाकर के जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, दिल्ली का विकास कर सके और उसमें अपना योगदान दे सके। हालांकि दिल्ली के दंगल में
लगातार सारी पार्टियां ही एक्टिव हैं और आज जो है क्योंकि आखिरी दिन है, आज वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो आखिरी दम तक सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है देखा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि जो सीधी टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में